Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are fit and fine. आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अनुमान का कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान। इससे लास्ट वीडियो में हमने समझा था 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण के बारे में एंड प्रमाण का ही एक टाइप होता है अनुमान प्रमाण। एंड इससे आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आपका नेट एग्जाम हो या सेट एग्जाम हो। पूछा जाता है अनुमान प्रमाण में कि पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान, सामान्य दृष्टता क्या होता है, स्वार्थ और परार्थ अनुमान में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, केवल अन्वयी, केवल व्यात्रिक, अन्वय व्यात्रिक, ये भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा पक्ष, हेतु और साध्या का क्या कॉन्सेप्ट है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही क्लास नंबर 10 होने वाली है। 9 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस मिस कर दी हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर से चेकआउट कर देना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज उन क्लासेस में हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं, जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं, लाइक फैलेसीज, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, सिलोजिज्म, आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मूड एंड फिगर, लॉजिकल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग यूनिट थोड़ी सी भी टफ लगती है, बोरिंग लगती है, समझ नहीं आती, तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करना। आप लोगों को सारी ही चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेंगी, ऐसा मैं मानती हूँ, बिकॉज आप ही लोगों का फीडबैक मिला है कि अब लॉजिकल रीजनिंग जो भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं उनको अब इतनी ज़्यादा टफ नहीं लगती है। एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ ही अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान। सबसे पहले तो अनुमान का मतलब क्या होता है। अनुमान देखो, इन संस्कृत इनफ्रेंस इज नोन एज अनुमान। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इनफ्रेंस, और हिंदी में या संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है, अनुमान। अनुमान इज द सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। सेकंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज इसको माना जाता है न्याय स्कूल के अकॉर्डिंग। क्यों माना जाता है इसको सेकंड सोर्स या फिर इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, कि देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके बाद हमने पढ़ा था अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है, जो चीज़ भी आप अपनी आंखों से, अपने सेंसरी ऑर्गन से, अपने 5 सेंसेस से जो भी चीज़ आप लोग देख रहे हो सामने से, तो वो क्या है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। आपको डायरेक्टली ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अब आपने सामने से कोई चीज़ देखने के बाद अगर उसके बारे में आप कोई अंदाज़ा लगा रहे हो, कोई अनुमान लगा रहे हो, कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो वो बाद में ही तो किया आपने। पहले आपने डायरेक्टली किसी भी चीज़ को देखा, ठीक है, आपने अपनी आंखों से या फिर अपने सेंसरी ऑर्गन से किसी भी चीज़ को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया, उसके बाद उस प्रत्यक्ष प्रमाण के बेस पर अगर आप किसी नॉलेज तक पहुंच रहे हो अनुमान के थ्रू, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज या फिर सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज। क्योंकि फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हुआ, वो तो प्रत्यक्ष हुआ, जो चीज़ आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। इसीलिए अनुमान क्या होता है, सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद आता है। द वर्ड अनुमान इज कॉम्बिनेशन ऑफ अनु एंड मान। अनु और मान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है अनुमान, ठीक है। अनु का मतलब होता है आफ्टर यानी कि बाद, और मान का मतलब होता है नॉलेज, इसीलिए इसको कहा जाता है आफ्टर नॉलेज, ठीक है। तो ये तो हुआ अनुमान का मीनिंग। उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, द हिल इज फेयरी, मतलब एक हिल है, पहाड़ी है, उसको आप कहते हो कि उस पहाड़ी पर आग लगी है क्योंकि उस पर धुआं उठ रहा है, ठीक है। आपने कहा कि इस पहाड़ी पर आग लगी है क्योंकि इस पर धुआं उठ रहा है, क्योंकि आपको पता है, आपने प्रत्यक्ष रूप से पहले आप देख चुके हो कि जहाँ पर भी आग लगती है वहाँ धुआं उठता ही है। तो जब आपने किसी पहाड़ी पर धुआं उठता हुआ देखा, तो आपने क्या अनुमान लगाया कि इस पहाड़ी पर ज़रूर आग लगी है, क्योंकि इस पर धुआं उठ रहा है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ पर आग ज़रूर होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज। आपने पहले कभी ऑब्जर्व किया था प्रत्यक्ष रूप से कि जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर धुआं भी था। अब जब आपने किसी पहाड़ी पर धुआं उठता हुआ देखा, तो आपने ये अनुमान लगाया कि इस पहाड़ी पर ज़रूर आग लगी है, क्योंकि यहाँ पर धुआं उठ रहा है और जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता ही है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक एग्जाम्पल हुआ अनुमान को, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज। अब अनुमान में आते हैं 3 टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमने वेस्टर्न लॉजिक में पढ़ा था माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म। आपको याद होगा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़ा था, जिसमें पीपीसी का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड देन कंक्लूजन। ये 3 टर्म्स आते हैं आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में, ये हमने पढ़ा था, और इसी में हम कंक्लूजन से निकालते थे मिडिल टर्म, मेजर टर्म एंड माइनर टर्म।
उसी तरीके से जो ये इंडियन लॉजिक है, इसमें क्या होता है, जो माइनर टर्म होता है उसको कहा जाता है पक्ष, मिडिल टर्म को कहा जाता है हेतु और मेजर टर्म को कहा जाता है साध्या। इसको आप याद कैसे रखोगे? देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है छोटे से, पहले हम छोटे होते हैं माइनर, उसके बाद हम और थोड़े बड़े होते हैं यानी मिडिल, उसके बाद हम पूरे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइनर होगा सबसे छोटा, फिर बीच का, फिर उसके बाद बड़ा। ऐसे मान सकते हो आप, ये सबसे छोटा भाई, ये बिचला भाई मतलब बीच का, और ये जो है सबसे बड़ा भाई। ऐसे 3 भाई की तरह आप इसको मान सकते हो। तो माइनर टर्म को कहा जाता है पक्ष। कैसे याद रखोगे? पा से पहला, पा से पक्ष। दूसरा मिडिल टर्म हेतु। हेतु के 2 नाम और होते हैं, हेतु को ही कहा जाता है रीजन, और इसी का दूसरा नाम एक और होता है लिंगा। तो अगर आपको कहीं पर भी लिंगा लिखा हुआ दिखाई देता है या फिर रीजन लिखा हुआ दिखाई देता है, तो रीजन या लिंगा ये दोनों ही क्या होते हैं? हेतु। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जो साध्या है वो होता है मेजर टर्म। इसको आप PHS से भी याद रख सकते हो। PHS ऐसे सीक्वेंस भी याद रहेगा कि P मतलब पक्ष पहला माइनर टर्म, H मतलब बीच का यानी मिडिल टर्म, और S मतलब सबसे बड़ा सबसे लास्ट का मेजर टर्म। अब जो पक्ष है, जो माइनर टर्म है, तो किसी पहाड़ी को देखकर, आप किसी पहाड़ी पर धुआं देखकर अगर आप ये प्रेडिक्ट करते हो कि यहाँ पर आग लगी है, ये एग्जाम्पल आपको बार बार देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इस एग्जाम्पल में जो हिल है वो क्या हुआ? माइनर टर्म। जो स्मोक है जो आपने देखा वो हुआ मिडिल टर्म, और जो फायर है वो हुआ मेजर टर्म। इतना आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछा जाए, अगर आप इस जो आपके सामने स्लाइड है इसको अच्छे से समझ लेते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो जो हिल है, हिल क्या है? स्मोक का ठिकाना, इसीलिए इसको कहा जाता है माइनर टर्म या फिर पक्ष। स्मोक क्या है? धुआं, इसको हम क्या कहेंगे? मिडिल टर्म। और जो फायर है वो क्या होगी? मेजर टर्म। इसको आप ऐसे याद रखोगे कि देखो यहाँ पर हिल है, इस पिक्चर की हेल्प से आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो। हिल सबसे नीचे है यानी कि सबसे पहला यानी कि माइनर। ठीक है, हिल को आप सबसे छोटा मानोगे, माइनर। सबसे नीचे है ना हिल, तो ये क्या हुआ? माइनर। उसके ऊपर है स्मोक, तो ये बीच में है ना, तो ये हुआ मिडिल टर्म। स्मोक क्या हुआ? मिडिल टर्म। और साध्या क्या होता है? फायर। आप ऐसा मान लीजिए कि ये बिल्कुल सबसे ऊपर जा रही है फायर, तो ये हुआ मेजर टर्म। तो बीच में धुआं है तो धुआं हुआ मिडिल टर्म, और सबसे नीचे है पहाड़ी तो ये हुआ माइनर टर्म, और सबसे ऊपर जो है वो क्या हुआ? मेजर टर्म। अग्नि वो मेजर होती है, वो सबको भस्म कर सकती है। तो आप ऐसे कनेक्ट करके चीज़ों को याद रख सकते हो। ये सिर्फ एक तरीका था इनको याद रखने का। अब इसके अलावा एक व्याप्ति का कॉन्सेप्ट आता है, तो हमेशा याद रखना कि व्याप्ति से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हेतु और साध्या का जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं व्याप्ति, यानी एक ऐसा रिलेशन जो अपरिवर्तनीय है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। किस किस के बीच? मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच, हेतु एंड साध्या के बीच। इन दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है आपको। तो व्याप्ति मतलब होता है जैसे कि स्मोक है और फायर है, जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी ही होगी। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर फूल है तो खुशबू होगी ही होगी, कोई व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व होगा ही होगा। वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, ये सब लोग मानते हैं और ये सच्चाई है। तो व्याप्ति क्या होता है? 2 चीज़ों का ऐसा रिलेशन, हेतु और साध्या का ऐसा रिलेशन जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको कहा जाता है व्याप्ति, यानी कि इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन हेतु एंड साध्या इज कॉल्ड व्याप्ति। उसके बाद टाइप्स ऑफ अनुमान की अगर हम बात करें तो 3 बेसिस पर अनुमान को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पर्पस के बेसिस पर, सेकंड वन इज रिलेशन, कॉजल रिलेशन के बेसिस पर, यानी कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन के बेसिस पर। उसके साथ में जो थर्ड वन है वो है एप्लीकेशन के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्पस के बेसिस पर। 2 टाइप का होता है अनुमान, एक होता है स्वार्थ अनुमान, एक होता है परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान का क्या मतलब होता है? स्वार्थ अनुमान होता है जब हम खुद से अनुमान लगाते हैं, किसी दूसरे को हम खुद नहीं बता रहे हैं, हम अपने आप से अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कि आपने आकाश में बादल देखे और आपने खुद से ये देख लिया कि भाई आज काले बादल हैं तो आज बारिश होगी। आपने बादलों को देखकर खुद से अनुमान लगा लिया। तो ये क्या होता है? स्वार्थ अनुमान, जब हम खुद से अनुमान लगाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। परार्थ अनुमान क्या होता है? जब आप अनुमान लगाकर दूसरे को बता रहे हो, आप अनुमान दूसरे को बता रहे हो अपना, आप अपना प्रेडिक्शन किसी दूसरे को अगर बता रहे हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कौन से स्टेप्स? प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनय एंड निगमना। इनको हम आगे अभी अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। उसके बाद कॉजल रिलेशन के बेसिस पर अनुमान के 3 टाइप्स होते हैं।
फर्स्ट वन इज पूर्वत अनुमान, उसके बाद शेषावत अनुमान, उसके बाद सामान्यतो दृष्टता। इन सब को हम वन बाय वन अच्छे से अभी समझेंगे। अब एप्लीकेशन के बेसिस पर पहला होता है केवल अन्वयी, उसके बाद केवल व्यात्रिके एंड अन्वय व्यात्रिके। ओके, अब सबसे पहले पर्पस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो होता है स्वार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान का क्या मतलब है? इट इज ए टाइप ऑफ अनुमान वेयर वन गेट्स नॉलेज फॉर हिमसेल्फ इज कॉल्ड स्वार्थ अनुमान। इन दिस वन गेट्स द नॉलेज ऑफ अ थिंग और अ सब्जेक्ट फॉर हिमसेल्फ, यानी आप खुद के लिए जब आप नॉलेज एक्वायर करने के लिए कोई अनुमान लगा रहे हो खुद से ही, जैसे मैंने बादल को देखकर बारिश का अंदाज़ा लगाना, तो वो क्या हुआ? स्वार्थ अनुमान। ठीक है, तो जब आप अपने लिए कुछ प्रेडिक्ट करते हो, खुद से खुद ही अंदाज़ा लगाते हो, अनुमान लगाते हो, तो वो होता है स्वार्थ अनुमान। सेकेंड वन इज परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान का क्या मतलब है? परार्थ अनुमान का मतलब होता है आफ्टर गेटिंग दी स्वार्थ अनुमान, मतलब आपने कोई चीज़ देखी और खुद से आपने अनुमान लगा दिया। दी मेकिंग दी अदर्स टू नो, आपने बादल देखे काले, उसके बाद आपने खुद से अंदाज़ा लगा लिया कि भाई आज तो बारिश होने वाली है। अब आप अपना ये अनुमान अगर किसी दूसरे को बताते हो, ठीक है, दूसरे को भी आप ये अपना ज्ञान देना चाहते हो, वो कहलाता है परार्थ अनुमान। दिस प्रोसेस ऑफ परार्थ अनुमान इज कैरीड आउट बाय दी पंचव्य वाक्य। इसको जो परार्थ अनुमान के लिए जो स्टेप्स फॉलो होते हैं या जो प्रोसेस है इसका, उसको हम पंचव्य वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला है प्रतिजना, जिसको प्रतिज्ञा भी कहा जाता है। सेकंड वन इज हेतु, देन उदाहरण, उपनय और उसके बाद निगमन। ठीक है, ये 5 स्टेप्स फॉलो होंगे। परार्थ अनुमान जो आप दूसरे को बता रहे हो अपना अनुमान, और उसमें कितने स्टेप्स फॉलो होंगे? 5। अब ये 5 स्टेप्स क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। तो दीज 5 मेंबर्स ऑफ इंडियन सिलोजिज्म आर, सबसे पहला है प्रतिजना। प्रतिजना इस एग्जाम्पल से समझेंगे, द हिल हैज़ फायर, जैसे हमने अभी पहाड़ी पर आग वाला एग्जाम्पल देखा था। तो अगर आप कोई स्टेटमेंट बोलते हो अपनी किसी फ्रेंड को, दिस हिल हैज़ फायर, ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर आपने धुआं उठता हुआ देखा। अब आपने खुद से तो अनुमान लगा लिया कि भाई यहाँ पर ज़रूर आग लगी है। अब आपके बराबर में जो आपका फ्रेंड है, आप उसको बता रहे हो कि दिस हिल हैज़ फायर, कि इस पहाड़ी पर आग लगी है। अब वो कहेगा भाई तुझे कैसे पता, क्यों लगी है आग? तो आप उसको फिर रीज़न देते हो, आप उसको बताते हो बिकॉज इट हैज़ स्मोक, क्योंकि पहाड़ी पर धुआं है। उसके बाद वो कहेगा कि भाई ये क्या बात हुई, इसका मुझे एग्जाम्पल दो, ज़रा ठीक से समझाओ। तो आप कहोगे वट एवर हैज़ स्मोक हैज़ फायर, कि जहाँ पर भी धुआं होता है वहाँ पर आग होती है, जैसे कि ओवन, जैसे कि किचन में होता है। तो आपने एक उदाहरण दिया, और उदाहरण हमेशा कैसा होता है? एक यूनिवर्सल उदाहरण होता है जो सब जगह फॉलो होता है। जैसे कि आग या तो पाकिस्तान में लगती है, या फिर अफगानिस्तान में लगती है, या इंडिया में लगती है, कहीं भी लगती है, धुआं सभी जगह उठेगा। ठीक है, तो जहाँ आग है वहाँ धुआं है। ये कैसा उदाहरण है? ये यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। उसके बाद आप क्या करते हो? उस उदाहरण का यूज़ करते हो किस? रीअफर्मेशन के लिए, कि रीअफर्म करने के लिए अपनी बात को आप उस उदाहरण का यूज़ करते हो, उसको कहा जाता है उपनय। दिस हिल हैज़ स्मोक विच इज़ इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर, इस पहाड़ी पर धुआं है विच इज़ इनवेरिएबली, जो हमेशा आग से जुड़ा होता है। आपने पहले उदाहरण दिया, उसके बाद आपने उसको रीअफर्म किया कि धुआं हमेशा आग से जुड़ा हुआ होता है, एंड लास्ट में आप कंक्लूजन दे देते हो। निगमन जब भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो याद रखना या तो सो यूज़ होगा या देयरफॉर यूज़ होगा, यानी कि जब हम किसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं तो उसमें देयरफॉर, सो, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो देयरफॉर दिस हिल हैज़ फायर, ये क्या हो जाएगा? निगमन, या फिर इसको निष्कर्ष भी हम कह सकते हैं, इसको हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी बात को कंक्लूड कर दिया। तो ये क्या हुए? 5 स्टेप्स हुए जब आप किसी दूसरे पर्सन को बता रहे हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी स्वार्थ अनुमान की बात होगी, तो उसमें या तो शुरू के 3 स्टेप्स आप यूज़ करोगे, या फिर लास्ट के 3 स्टेप्स आप यूज़ करोगे। किसमें? स्वार्थ अनुमान में। ठीक है, जब आप खुद से अंदाज़ा लगा रहे हो, तो उसमें ये 5 स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पूरा एक लिस्ट फॉलो नहीं करनी है आपको सिर्फ या तो आप शुरू के यूज़ कर लेते हो 3 स्टेप्स, या फिर लास्ट के 3 स्टेप्स यूज़ कर लेते हो जब आप खुद से अनुमान लगाते हो। लेकिन जहाँ भी परार्थ अनुमान की बात होगी, वहाँ पर ये 5 के 5 स्टेप्स फॉलो होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। तो सबसे पहला जो प्रतिजना था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए द फर्स्ट प्रतिजना इज द लॉजिकल स्टेटमेंट विच इज़ टू बी प्रूव्ड। जो प्रतिजना है, जो प्रतिज्ञा है, वो क्या होगा? एक स्टेटमेंट होगा। कैसा स्टेटमेंट? जिसको आपको प्रूव करना है।
अपने फ्रेंड को आपने कोई स्टेटमेंट बोला, अब उसको आपको प्रूफ करना है, तो वो स्टेटमेंट हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, कोई भी कथन हो सकता है, कोई भी वाक्य हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिजना। उसके बाद द सेकंड इज हेतु। हेतु को क्या कहते हैं, रीजन, विच स्टेट्स द रीजन फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रपोजिशन। अब उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए जो आप रीजन दोगे उसको कहोगे हेतु। द थर्ड इज उदाहरण, विच इज द यूनिवर्सल कंकॉमिटेंस टुगेदर विद एग्जाम्पल। जो उदाहरण होगा वो कैसा होगा, यूनिवर्सल। फोर्थ होगा उपान्य। उपान्य क्या होगा, एप्लीकेशन, यानी इस यूनिवर्सल एग्जाम्पल की एप्लीकेशन आप करोगे उपान्य में। एंड फिफ्थ इज निगमन, जिसको आप कंक्लूजन भी कह सकते हो, यानी कि लास्ट में आप कंक्लूड कर दोगे। तो ये क्या हुए, 5 स्टेप्स ऑफ अनुमान, नहीं परार्थ अनुमान। ओके, तो प्रतिजना क्या हुआ, प्रपोजिशन या फिर स्टेटमेंट। हेतु क्या हुआ, रीजन, जिसका दूसरा नाम है लिंगा, याद रखना आप लोग, और इसी को हम क्या कहते हैं, हेतु को मिडिल टर्म। उसके बाद उदाहरण यानी एग्जाम्पल, उपान्य यानी कि उस एग्जाम्पल का एप्लीकेशन, और निगमन क्या हुआ, कंक्लूजन। अब कॉजल रिलेशनशिप के बेस पर हम देखते हैं, पहला होता है पूर्वत अनुमान। पूर्वत अनुमान यानी पूर्वत का मतलब होता है कि किसी भी इंसिडेंट के या किसी भी इवेंट के होने से पहले आप उसका अनुमान लगा लेते हो, यानी किसी भी घटना के घटित होने से पहले आप अगर अनुमान लगा रहे हो ऑलरेडी, तो वो क्या होगा, पूर्वत अनुमान। इसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड भविष्यकालिका अनुमान, इसको भविष्यकालिका अनुमान भी कहा जाता है। To infer the effect to be produced in future by observing the present cause is called as पूर्वत अनुमान। इसमें क्या होता है, पूर्वत और शेषवत अनुमान में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। अब कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि देखो, पूर्वत अनुमान में क्या होता है कि आप इफेक्ट का अंदाजा लगा रहे हो कॉज से आप इफेक्ट तक पहुंच रहे हो। जैसे आपने बादल देखे घने, तो आपने सामने से बादल देखे, वो क्या हुआ, कारण, किसका, बारिश का, तो बारिश क्या हुआ, उसका इफेक्ट। काले बादल क्या हुए, कॉज, और काले बादलों की वजह से जो बारिश का आपने अनुमान लगाया वो क्या हुआ, उसका इफेक्ट। ठीक है, जैसे किसी की मंगनी हो जाती है तो वो क्या हुआ, कॉज, और मंगनी होने के बाद सभी की शादी होती है तो शादी क्या हुआ, इफेक्ट। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। जैसे बाय सीइंग द ब्लैक क्लाउड इन्फरिंग द हैवी रेन, ये हुआ पूर्वत अनुमान। ठीक है, उसके बाद आता है शेषावत अनुमान। शेषावत अनुमान यानी यहाँ पर भी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, पूर्वत का ठीक उल्टा होता है शेषावत। वहाँ पर आप कॉज से इफेक्ट को पहुँच रहे थे और यहाँ पर आप क्या करोगे, इफेक्ट से कॉज की तरफ जाओगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले हम यही वाला एग्जाम्पल लेंगे कि लास्ट जो पूर्वत अनुमान था वहाँ पर आपने काले बादल देखे थे, काले बादल देखकर आपने इन्फर किया था कि यहाँ पर बारिश होगी, भारी वर्षा होगी। अब शेषावत अनुमान में क्या है कि बारिश हो चुकी है, इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, फ्लड आ चुका है, और फ्लड आने की वजह से जो उसका इफेक्ट है वो आप देख चुके हो कि फ्लड आ चुका है, तो आप क्या इन्फर करोगे कि यहाँ पर ज़रूर हैवी रेन हुई होगी, क्योंकि फ्लड का जो कॉज है वो क्या है, हैवी रेन, भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई है। तो आपके सामने क्या है, इफेक्ट, और उस इफेक्ट को देखकर जब आप उसके कारण का अंदाजा लगाते हो वो होता है शेषावत अनुमान। यानी किसी घटना के घटित होने के बाद जब आप उसके कारण का अंदाजा लगा रहे हो वो क्या होगा, शेषावत अनुमान। जैसे कि आपने अगर किसी को हॉस्पिटल में देखा, आपका कोई भी है, आपने किसी को हॉस्पिटल में देखा, तो उसका हॉस्पिटल में होना क्या होगा, कॉज होगा या इफेक्ट। सोचिए आप लोग, किसी व्यक्ति का हॉस्पिटल में होना कॉज होगा या इफेक्ट, जाहिर सी बात है वो होगा इफेक्ट। और उसका आप कॉज क्या करोगे, आप इन्फर क्या करोगे कि भाई इसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर ये बीमार हुआ है, तो आप उसके कॉज तक पहुंचोगे। ठीक है, इफेक्ट क्या है कि वो हॉस्पिटल पहुंच चुका है, और उसका कारण क्या होगा कि या तो वो बीमार हुआ है या उसका एक्सीडेंट हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। वहाँ पर आप कॉज से इफेक्ट की तरफ पहुँच रहे हो और यहाँ शेषावत में आप इफेक्ट से कॉज की तरफ पहुँच रहे हो। ठीक है, ये हुआ एग्जाम्पल। इसके अलावा जैसे एक और एग्जाम्पल है कि आप अगर किसी महिला के मांग में सिंदूर देखते हो तो वो क्या है, इफेक्ट, और फिर उसका कॉज क्या होगा कि इसकी शादी हुई होगी। तो किसी मतलब सामने से अगर आपने किसी महिला को देखा, उसके सिंदूर लगा हुआ है, तो वो इफेक्ट है, और आप उससे क्या कॉज तक पहुंचोगे कि इसकी शादी हुई होगी इसीलिए इसके मांग में सिंदूर है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये हुआ शेषावत अनुमान। अब हम देखते हैं सामान्यतो दर्शता या सामान्यतो दृष्टता, इसका क्या मतलब होता है। इनफ्रेंस बेस्ड ऑन जनरल सिमिलैरिटी,
और जनरल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज सामान्य तो दृष्टता। सामान्य यानी कि कॉमन, दृष्टता यानी कि दिखना, एक तरीके से ऑब्जर्वेशन। दृष्ट मतलब दृष्टि यानी कि ऑब्जर्व करना, देखना। इट इंडिकेट्स वर्तमान काल, वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, भविष्य काल एटसेट्रा की। यहाँ पर जो सामान्य तो दृष्टता में बात होती है वर्तमान काल की होती है। वर्तमान काल का क्या मतलब होता है, प्रेजेंट टेंस। भूतकाल भविष्य काल की बात नहीं हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स, सामान्य तो दृष्टता इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इन क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय वेयर द यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर टर्म, किसकी बात हो रही है, मेजर टर्म यानी कि साध्या, एंड द मिडिल टर्म यानी हेतु, इज इन्फर्ड बेस्ड ऑन को एग्जिस्टेंस। ये क्या है, आपके कीवर्ड्स। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल है इसका, वी सी अ हॉर्न्ड एनिमल। हम एक कैसा देखते हैं, हम एक सींग वाला जानवर देखते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि उसके खुर भी होंगे, और कैसे, बीच में से जो कटे हुए खुर होते हैं। अगर आपने एक सींगों वाले जानवर को देखा तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि जब इसके सींग हैं तो इसके खुर भी होंगे। होता है ना ऐसा। जैसे कि सामान्य चीज़ क्या है, जैसे कि सूरज रोजाना पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, तो ये एक सामान्य चीज़ है। तो अगले दिन भी सूरज पूरब में निकलेगा और पश्चिम में छिपेगा। ये कैसी चीज़ है, सामान्य चीज़ है, जो कि नॉर्मल है, जो कि एक यूनिवर्सल रिलेशन है दो चीज़ों का आपस में। तो ये क्या होता है, सामान्य तो दृष्टता। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो यहाँ पर सामान्य तो दृष्टता क्या है कि अगर व्यक्ति है तो उसमें व्यक्तित्व होगा ही होगा। अगर कोई व्यक्ति का आपको हाथ दिखाई दे रहा है तो आप सामान्य नॉर्मली अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका हाथ है तो इसके दो पैर भी होंगे और इसकी दो आंखें होंगी, एक नाक होगी, एक फेस होगा। तो उस तरीके से एक सामान्य दृष्टि जो नॉर्मल ही है, जिसको हम यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं, वो क्या कहलाता है, सामान्य तो दृष्टता। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन के बेस पर टाइप्स ऑफ अनुमान। तो सबसे पहला हम समझेंगे केवल अन्वयी। केवल अन्वयी आप हमेशा याद रखना, केवल यानी कि ओनली, अन्वयी यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। जब आप पॉजिटिवली कोई अनुमान लगाते हो, इन्फ्लुएंस लगाते हो। द कोरिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्या इज कॉल्ड एज अन्वय यानी पॉजिटिव, और विच मीन्स वेरेवर हेतु एग्जिस्ट देयर ऑलवेज साध्य ऑल्सो एग्जिस्ट। अन्वय का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि हेतु और साध्या का कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा, दोनों की साथ में उपस्थिति होगी, दोनों की साथ में एग्जिस्टेंस होगी, वो क्या होगा, केवल अन्वयी। बस आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशन आ जाए, कि जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर धुआं होगा। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कि जैसे पहाड़ी में धुआं, यानी कि धुआं क्या है, हेतु, और साध्या क्या है, अग्नि। वो दोनों मौजूद हैं किसी पहाड़ी पर, यानी जहाँ धुआं है वहाँ आग है। ये कैसी बात है, पॉजिटिव बात है। यहाँ पर हेतु और साध्या दोनों की एग्जिस्टेंस होगी, और कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव, कि भाई जहाँ धुआं है वहाँ आग है। तो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लगाया जा रहा है, वो होगा केवल अन्वयी। अन्वयी मतलब पॉजिटिव, केवल मतलब ओनली, ऐसा आप लोग समझ लेना। नेक्स्ट वन इज केवल व्यात्रिके। देखो ये शब्द सिर्फ देखने में, पढ़ने में टफ लगते हैं, लेकिन अगर हमें इनका मीनिंग पता चल जाता है तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। अब यहाँ पर है व्यात्रिके, वहाँ पर क्या था, अन्वयी। अन्वयी मतलब पॉजिटिव, व्यात्रिके मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर कैसे इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। इफ साध्या यानी कि फायर, आप ये हमेशा याद रखना, हेतु एज अ स्मोक माना जाता है, फायर एज अ साध्या मानी जाती है, और जो हिल है वो एज अ पक्ष माना जाता है। ये तीन चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल जुबान पर रटी हुई होनी चाहिए। तो इफ साध्या फायर इज एब्सेंट देन हेतु स्मोक इज ऑल्सो एब्सेंट। तो यहाँ पर नेगेटिव बात हो रही है, यहाँ पर फायर भी एब्सेंट और स्मोक भी। अगर फायर है तो धुआं भी है, तो वो क्या हुआ, केवल अन्वयी। लेकिन नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या होगा कि जहाँ पर धुआं नहीं है वहाँ पर फायर भी नहीं है। साध्या और हेतु दोनों की ही क्या होगी, एब्सेंस होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल इन अ पॉन्ड और लेक, ठीक है, किसी भी झील में ना तो फायर होती है और ना ही स्मोक होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। तो ये कैसा रिलेशन है, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। वेयर देयर इज नो स्मोक देयर इज नो फायर। जैसे कि कोई तालाब है तो वहाँ पर धुआं भी नहीं होगा, अब जब धुआं नहीं है तो वहाँ आग भी नहीं होगी। तो कैसा रिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, जहाँ पर साध्या और हेतु दोनों की ही अनुपस्थिति होगी, वो क्या होगा, केवल व्यात्रिके यानी नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अगला है अन्वय व्यात्रिके। अन्वय व्यात्रिके, देखो अन्वय था पॉजिटिव,
और व्यात्रिके था निगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इन्फ्लुएंस की बात हो गई, यानी पॉजिटिव और निगेटिवली दोनों तरीके से आप इन्फ्लुएंस लगा रहे हो, वो होगा अनवे व्यात्रिक। द व्याप्ति विच परवेट्स बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली इज कॉल्ड एज अनवे व्यात्रिक, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, इन अ डिक्लेरेशन वेयर देयर इज स्मोक देयर ऑलवेज एग्जिस्ट फायर एज इन अ हिल, जैसे कि एक पहाड़ी पर जहाँ पर भी धुआं होता है वहाँ पर आग की उपस्थिति होती है। तो ये कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड इन द एब्सेंस ऑफ फायर स्मोक इज ऑल्सो एब्सेंट, जैसे कि लेक में। तो ये क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर दोनों बातें हो गई। तो जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें एक साथ होंगी वो होगा आपका अनवे व्यात्रिके, यानी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। तो केवल अनवयी क्या हुआ? पॉजिटिव। केवल व्यात्रिके क्या हुआ? ओनली नेगेटिव। और अनवे व्यात्रिके क्या हुआ? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कैसे याद रखना है? अनवे पॉजिटिव, व्यात्रिके नेगेटिव। अनवे व्यात्रिके दोनों आ गए तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। स्टेटमेंट्स आप लोग समझ लेना। जहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट यूज हो रहा है वो केवल व्यात्रिके, जहाँ सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे वो केवल अनवयी, और जहाँ दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव यूज हो रहे हैं वहाँ होगा अनवे व्यात्रिके। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ व्याप्ति व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक इन्फ्लुएंस दिया गया है, आपको ये बताना है कि किस टाइप का इन्फ्लुएंस है। ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमिएबल, सभी जानने योग्य वस्तुएं नाम देने योग्य हैं, यानी जितनी भी नोएबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम नाम दे सकते हैं। द पोट इज अ नोएबल ऑब्जेक्ट, जो ये घड़ा है ये जानने योग्य है, इसको जाना जा सकता है। देयरफॉर, इसीलिए द पोट इज नेमिएबल, इसीलिए बर्तन का नाम रखना चाहिए या रखा गया है। तो इसको आप केवल अनवयी कहोगे, केवल व्यात्रिके कहोगे, अनवे व्यात्रिके कहोगे, या नन ऑफ द अबव। इसको आप ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए कि पॉजिटिव रिलेशन की बात हो रही है या नेगेटिव रिलेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर किसी भी नोट का प्रयोग नहीं हुआ है। अब जब नोट का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। और अनवयी हम जानते हैं क्या होता है? पॉजिटिव। और केवल मतलब ओनली पॉजिटिव, केवल मतलब ओनली, और अनवयी मतलब पॉजिटिव यानी ओनली पॉजिटिव। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल अनवयी। सेकेंड, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंस में बी कैटेगराइज्ड एज केवल अनवयी। यहाँ पर आपसे पूछा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड मतलब दिया गया है आपको क्वेश्चन, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति के तहत एक अनुमान को केवल अनवयी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। व्हेन इट इज बेस्ड ऑन मिडिल टर्म विच इज ओनली पॉजिटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। क्या ये सही होगा कि सिर्फ ओनली पॉजिटिव रिलेटेड टू द मेजर टर्म होगा? जो मिडिल टर्म है वो सिर्फ पॉजिटिवली रिलेटेड होगा मेजर टर्म के साथ, तो ये होगा केवल अनवयी। सेकंड है व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द मिडिल टर्म विच इज ओनली नेगेटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। क्या सिर्फ नेगेटिवली रिलेटेड होता है मेजर टर्म के साथ मिडिल टर्म? तब होता है केवल अनवयी। थर्ड वन इज व्हेन इट इज बेस्ड ऑन मिडिल टर्म विच इज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड टू मेजर टर्म। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से रिलेटेड होगा। क्या ये सही आंसर होगा? या फिर लास्ट वन इज व्हेन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म हैव द रिलेशनशिप ऑफ आइडेंटिटी बिटवीन दैम। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इन तीनों में से ही एक होगा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? केवल अनवयी। मैंने आपको बताया केवल मतलब ओनली, अनवयी मतलब पॉजिटिव। तो जहाँ पर ओनली पॉजिटिव लिखा हुआ है उसी को हम पकड़ लेंगे। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 1। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पूर्ववत एंड शेषवत इज मेड विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण। पूर्ववत और शेषवत के बीच अंतर निम्नलिखित में से किस प्रमाण के संदर्भ में किया गया है? जो पूर्ववत और शेषवत का कॉन्सेप्ट है वो अनुमान से रिलेटेड है, प्रत्यक्ष से रिलेटेड है यानी परसेप्शन से रिलेटेड है, कंपैरिजन से रिलेटेड है, या फिर अभाव या एब्सेंस से रिलेटेड है। तो अभी हमने समझा दो टाइप के प्रमाण, पूर्ववत और शेषवत अनुमान। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इन्फ्लुएंस या फिर अनुमान से रिलेटेड है, पूर्ववत और शेषवत। अगला है ऑल साइंटिस्ट आर बायस्ड, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, एंड बाद में ऑल इंजीनियर्स आर बायस्ड। जितने भी वैज्ञानिक हैं वो पक्षपाती हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो उसके बाद कंक्लूजन क्या है कि इसीलिए जितने भी इंजीनियर हैं वो सब क्या हैं? बायस्ड हैं। अब ये किसका एग्जाम्पल होगा? केवल व्यात्रिके, शेषवत, केवल अनवे व्यात्रिके, या फिर केवल अनवयी।
तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे बिना इस क्वेश्चन को पढ़ते तो आपको समझ नहीं आता और आप तुक्का मार कर आते। लेकिन अब आपने अच्छे से समझ लिया है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव, और जहां भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात होगी वो क्या होगा, केवल अन्वयी। ठीक है, इतना इजी होता है ये कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, केवल अन्वयी। इनफ्रेंस अनुमान इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन। भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान की जड़ें किससे जुड़ी हुई हैं, मतलब अनुमान का मतलब क्या होता है। वेरिएबल रिलेशन बिटवीन माइनर टर्म एंड मेजर टर्म, क्या हमने माइनर और मेजर टर्म के बीच संबंध को अनुमान कहा था, ध्यान से सोचिए क्या पढ़ा था हमने अभी। इनवेरिएबल रिलेशन बिटवीन मिडिल टर्म एंड माइनर टर्म, क्या ये था सही आंसर, या फिर वेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, या फिर इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। तो हमने अभी अच्छे से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साध्य और हेतु। साध्य और हेतु यानी स्मोक एंड फायर। एक क्या था साध्य और एक क्या था हेतु। साध्य क्या था स्मोक, ठीक है, और हेतु क्या था फायर। और हेतु और फायर ये क्या होते हैं, स्मोक क्या था हमारा मिडिल टर्म, फायर क्या था मेजर टर्म, अग्नि जो सबको भस्म कर सकती है। स्मोक जो कि बीच में था उस पिक्चर में, तो वो क्या था हमारा मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म और मेजर टर्म के बीच ऐसा रिलेशन जो अपरिवर्तनीय है, इनवेरिएबल है। इनवेरिएबल यानी कि अपरिवर्तनीय। सह संबंध, ऐसा संबंध जो अपरिवर्तनीय है, किस किस के बीच, मिडिल टर्म के बीच। हम जानते हैं स्मोक क्या था मिडिल टर्म, और मेजर टर्म जो क्या है अग्नि। तो ये हो जाएगा सही आंसर, एक अपरिवर्तनीय रिलेशन बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म इज कॉल्ड एज इन्फ्रेंस और अनुमान। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पक्ष, साध्य, व्याप्ति, निगमन एंड हेतु, ये आपको दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि किससे रिलेटेड होगा पक्ष, साध्य, व्याप्ति, निगमन एंड हेतु। तो ये तो देखो हिंदी पढ़ के ही आप समझ जाओगे, व्याप्ति की अवस्था, स्टेट ऑफ परवेशन, तो ये क्या हो जाएगा व्याप्ति। सी को आप कनेक्ट कर दोगे 1 से, तो सी का 1 हो जाएगा। तो कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए एक सही आपका आंसर आ गया, बाकी के भी देख लेते हैं। पक्ष की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था पा से पक्ष, पा से पहला, और पहला क्या होता है माइनर टर्म यानी सबसे छोटा भाई। तो पक्ष को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, माइनर टर्म से, बिकॉज वी नो पक्ष इज दी माइनर टर्म। उसके बाद साध्य मैंने आपको क्या बताया था, या हेतु की बात करते हैं। हेतु मैंने आपको बताया था, हेतु का दूसरा नाम होता है रीजन या फिर लिंगा, और इसी को हम कहते हैं मिडिल टर्म। तो यहाँ मिडिल टर्म ना लिखकर सीधा लिखा गया है रीजन, इसीलिए आपको हेतु के जो बाकी के 2 नाम हैं वो भी याद होने चाहिए। तो ई का क्या हो जाएगा 4th 1, देखो यहाँ पर 4th 1 ही है। ए का क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 ही है। बी का लिखा हुआ है यहाँ पर 3, देखते हैं बी का 3, देखो साध्य मेजर टर्म अग्नि, साध्य क्या था मेजर टर्म अग्नि जो सबको भस्म कर सकती है, इसलिए वो क्या है मेजर। तो बी का क्या हो गया 3rd 1। बचा डी, निगमन। निगमन हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, कंक्लूजन जो लास्ट में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो, और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है मैं आप लोगों को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे व्याप्ति का कॉन्सेप्ट, कि व्याप्ति होता क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। बिकॉज अभी जो नॉर्थ ईस्ट सिलेट का एग्जाम हुआ है उसमें व्याप्ति से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो व्याप्ति का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके जून वाले एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।